दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडवेंचर क्लासेस में। और आज हम आप लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इतिहास में देखिए, हमने इससे पहले आपको आद्य ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बता दिया था और आज हम आप लोगों को आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल देखिए, इतिहास का वह काल है जब मानव द्वारा लिखी गई लिपियाँ को पढ़ा नहीं जा सका। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में हम क्या कह सकते हैं कि जो मानव था, उस समय के जितने मानव थे, उनके द्वारा जो लिपियां लिखी गई थी उन्हें क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन इनकी लिपियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी इनके लिखित जो लिपियां हैं वो मिली हैं आद्य ऐतिहासिक काल के मानव का। ठीक है। और अगर जब इसको पढ़ा नहीं गया तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? तो इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आप कह सकते हैं कि आपको कैसे जानकारी मिली, तो कहेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जो जानकारियां मिली हैं वो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा ही मिली है। देखिए, और इसमें इस आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी तट से विकसित हुई है, इसीलिए क्या इसे कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि देखिए, जो सिंधु नदी है वो अभी तो मेनली पाकिस्तान में बहती है। तो देखिए, क्या सिंधु नदी जो है वो कहाँ से आपके इंडिया के क्या नाम है, जम्मू कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है। तो यानी वो जो नदी है सिंधु नदी, उसके तट के किनारे जो सभ्यता पनपी थी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो विकास क्रम है, यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता को काल के आधार पर देखेंगे तो इसका जो समय था वो कब का था? तो देखिए, इसका समय जो था वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच का समय था। यानी कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वो ईसा के जन्म से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है। और इसके बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी किसने दी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन थे। चार्ल्स मेसन ने हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। इन्होंने ही बताया था कि सिंधु घाटी जैसी कोई सभ्यता है। तो जब इसका चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें बताया तो फिर उसका सर्वेक्षण किसने किया? तो सर्वेक्षण देखिए जेम्स कनिंघम जो थे उस समय के इंजीनियर थे, जिन्होंने क्या किया था, इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करके ये बताया कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो लगभग जो इसका एरिया का विस्तार वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यानी कह सकते हैं जो इसका जो क्षेत्रफल है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल यानी एरिया का जो विस्तार है वो कितने दूरी में था? तो वो लगभग कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर की भी क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या था, ये फैली हुई थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली थी। और इसका जो नामकरण, यानी इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो इस सभ्यता का जो नामकरण है वो कौन करते हैं? तो जॉन मार्शल। कौन करते हैं? तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। नामकरण किसने किया? आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो आप क्या कहेंगे? जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। और इसकी जानकारी किसने दी? यानी जब कोई नहीं जानता था कि कोई ऐसी सभ्यता है तो उसकी जानकारी के लिए कौन बताया? तो चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी थी। जो मेसन है, मेसन को मैसेज याद कर लीजिए। मैसेज का मतलब होता है, क्या होता है, जानकारी। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन को मैसेज समझ लीजिए। तो यानी क्या होगा, चार्ल्स मेसन से जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने। लेकिन जो सर्वेक्षण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वेक्षण किसने किया, सर्वे किसने किया? तो क्या कहेंगे, जेम्स कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया। और इसी के साथ आपको ये पूछा जाएगा कि इस घाटी का नामकरण, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया।
और ये सिंधु घाटी हम क्यों कहते हैं सिंधु घाटी, क्योंकि ये सिंधु नदी तंत्र के किनारे से पनपी हुई थी सभ्यता थी, यानी सिंधु नदी के तट से इसका विकास हुआ था। सिंधु नदी के तट से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसकी पहली खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई थी वो किसने किया, तो वो थे आपके दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई की थी वो था, उस शहर का नाम था हड़प्पा। यानी इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी। और उसको किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया था, खुदाई की थी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। यानी जो इसके दौरान जिससे मान लीजिए कि इस समय जो पहला जो शहर मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, लगभग 100 से ज़्यादा शहरों की खुदाई मिल चुके हैं, लेकिन जो पहला शहर मिला था वो क्या था, हड़प्पा। यानी पहला शहर जो मिला था वो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और हड़प्पा के बारे में दयाराम साहनी ने ही हमें बताया था। दयाराम साहनी जो थे इन्होंने ही क्या नाम हड़प्पा की खुदाई की थी। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई किसने की, तो दयाराम साहनी ने। और किस सन में किया, तो 1921 ईस्वी में किया। और यह जो है ये जो सभ्यता है वो विश्व की पहली कैसी सभ्यता थी, यानी नगरी सभ्यता थी। यह विश्व की पहली नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें नगरी सभ्यता कहने का तात्पर्य ये होता है, क्योंकि देखिए इस समय क्या था कि इस समय के जो भी नगर, जैसे ये सभ्यता नगरी इसलिए कही गई क्योंकि इनकी जो नालियाँ थी, इस सभ्यता की जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी और इनके रोड जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, यानी जिससे इनके रोड चौड़े हुआ करते थे और इनकी नालियाँ ढकी हुई थी। ठीक है, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि क्या है कि ये सभ्यता जो थी नगरी सभ्यता थी। ठीक, और इनकी जो है कि इस सभ्यता के जो जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों के जो किनारे पे क्या हुए, जो शहर थे उनके दुर्ग हुआ करते थे। हर शहरों में देखेंगे तो दुर्ग, यानी जैसे बाउंड्री वॉल होता है, यानी जिस सभ्यता का विकास, जिस शहर का भी खुदाई हुआ है जो मिले, उस समय जितने भी शहर होते थे उस शहर के बाहर पहले क्या हुआ करता था, बाउंड्री वॉल हुआ करते थे। इसीलिए क्या कह सकते कि ये क्या है, सभ्यता जो है नगरी सभ्यता है, क्योंकि इनकी नालियाँ ढकी हुई थी और इनके जो रोड हैं चौड़े हुआ करते थे और रोड सीधे हुआ करते थे, यानी 90 डिग्री पे टेढ़े मेढ़े रोड नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, यह एक नगरी सभ्यता थी। केवल इसका एक जगह ऐसा था सिंधु घाटी सभ्यता में, केवल एक शहर ऐसा था जहाँ पे नालियाँ ढकी हुई नहीं थी और वहाँ के रोड टेढ़े मेढ़े थे, वो था बनवाली। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, और इसका आकार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कि इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थी, फैली हुई थी। लेकिन इसका आकार कैसा था, तो इसका आकार देखिए, इसका आकार त्रिभुजाकार। यानी आपसे कोई पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है, वो जो विस्तार का क्षेत्रफल है वो कैसा था, तो वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आपसे पूछेगा आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार। देखिए त्रिभुजाकार कैसे थे, देखिए इस प्रकार से था। जैसे इसका देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस प्रकार से फैली हुई थी। देखिए इसे त्रिभुजाकार कहा जाता है, लेकिन ये मेनली त्रिभुजाकार था नहीं, लेकिन इसको क्या है, इसको माना जाता है कि त्रिभुजाकार ही ये था। ठीक है, लेकिन देखिए ये देखिए इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो देखिए ये इसका जो पश्चिमी, देखिए ये क्या है, पूर्वी विस्तार था। ये देखिए पूर्वी जो विस्तार है और ये पश्चिमी, ये पश्चिमी विस्तार हो गया, ये पूर्वी विस्तार, ये उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था और ये दक्षिण में। दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, तो देखिए ये जो है कि उत्तर में जो कहाँ तक फैला हुआ था,
तो देखिए जो पश्चिम में ये था, ये कहाँ था, सूतकांगे, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या पश्चिमी विस्तार इसका जो था वो क्या था, सूतका गेंडोर था। यानी पश्चिम की जो आखिरी जो सीमा है वो क्या है, सूतका गेंडोर से लेकर के उत्तर में, यहाँ पे उत्तर में क्या था, मांडा जो कि जम्मू में पड़ता है। ठीक है, मांडा, और पूरब में कहाँ तक था, तो पूरब में इसका विस्तार आलमगीरपुर, और ये दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ था, तो दयामाबाद, ये जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी भारत के, देखिए भारत की ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर, जो इस समय जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ से क्या है, उत्तर में कहाँ तक विस्तार था इसका, इस सभ्यता का, तो उत्तर में देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, वहाँ, और पूरब में क्या था, आलमगीरपुर, जो कि क्या है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर होता है। दयामाबाद जो है महाराष्ट्र देखें, महाराष्ट्र को मैप में देखेंगे तो महाराष्ट्र के दयामाबाद से लेकर के ये पश्चिम जो है, ये पाकिस्तान का सूतका गेंडोर, इनके मध्य क्या था, इनके मध्य क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। यानी कहेगा कि आपसे सबसे उत्तरी छोर में कहाँ तक वैसा हुआ था, विस्तार हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो क्या कहेंगे, सबसे उत्तरी मांडा, फिर सबसे पूर्वी विस्तार क्या है, तो आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणी तो दयामाबाद, और सबसे पश्चिमी तो सूतका गेंडोर। और देखिए इसे याद करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको याद करने के लिए आप ट्रिक कर लीजिए, अपना लीजिए। देखिए क्या है, सम बराबर एन, यानी आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्या नाम है, कि जो स्थल है वो कहाँ तक उनका विस्तार हुआ था। तो सबसे देखिए सम से क्या होगा, स से क्या होगा आपका सूतका गेंडोर, आप याद कर लेंगे, स से सूतका गेंडोर, म से मांडा जो कहाँ है, जम्मू में है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसको जम्मू कश्मीर कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर से उत्तर में कहाँ तक विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जम्मू कश्मीर यानी मांडा से, और ये आलमगीरपुर, ये क्या है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी के आलमगीरपुर तक, और ये दयामाबाद महाराष्ट्र, और ये पाकिस्तान, यह सूतका गेंडोर जो कहाँ है, पाकिस्तान। ये क्या था, ये पाकिस्तान था। यानी इसकी जो पश्चिमी सीमा थी वो क्या था, आखिरी पाकिस्तान, और क्या ना पूर्वी सीमा, यानी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, और उत्तरी सीमा क्या है, जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी सीमा इनके बीच में क्या था, ये फैला हुआ था। लेकिन जिसे ये देखिए वैसे दिख नहीं रहा है कि ये त्रिभुजाकार है, लेकिन इसको माना गया कि ये त्रिभुजाकार आकार में ही फैला हुआ था। और इसका देखिए, और ये जो कितना इसका जो एरिया था उसे क्या कहते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किमी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या हुआ था, फैला हुआ था। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और यह जैसे यह सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। देखिए अब इसके बाद हम आपको ये जिसे स्थलों के बारे में तो बता दिए कि ये क्या उत्तर में कहाँ तक फैला था, तो मांडा, पूर्व में कहाँ था, आलमगीरपुर, दक्षिण में कहाँ, दयामाबाद, और पश्चिम में कहाँ तक, सूतका गेंडोर। लेकिन अब इसका जो ये किन नदियों के किनारे तक फैला हुआ था, तो देखिए इसका ट्रिक हमने याद किया था, सम बराबर एड, यानी स से सूतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और द से दयामाबाद। ठीक है, ये तो क्षेत्र यानी स्थानों के नाम हो गए। लेकिन ये किन नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो देखिए मांडा
जो है, अब इसको हम एक ट्रिक और याद कर लेते हैं। डच है पर भारत में नहीं, ठीक है। देखिए डच है पर भारत में नहीं, ठीक है। डच है पर भारत में नहीं, तो देखिए ड से जो है ये दास को होगा, ठीक है। ड से दास, यानी जो ये सुरका गेंडोर था ये कहाँ पर था, तो दास्क नदी कहाँ पे था, तो ये दास्क नदी, यानी जो पश्चिमी जो बिंदु है ये यहाँ पे क्या थी, तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी विस्तार था ये का यहाँ पे दास्क नदी से होकर के ये मांडा, ठीक है। मांडा जो है ये किस नदी के किनारे था, तो च से चिनाब, ठीक है। च से चिनाब, चिनाब नदी के किनारे तक। और ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी के किस नदी के किनारे है, तो ये जो है क्या है, हिंडन, हिंडन हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट तक, ठीक है। हिंडन नदी। और फिर उसके बाद फिर क्या है, दयामाबाद जो है ये कहाँ पे था, तो दयामाबाद देखिए प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, ठीक है। दयामाबाद प्रवरा नदी, यानी कह सकते हैं कि जो है ये जो किन किन नदियों के बीच तक का इनका विस्तार था, तो देखिए पश्चिमी विस्तार जो था दास नदी के तट से लेकर के उत्तरी विस्तार चेनाब नदी के तट तक, और वहां से क्या नाम पूर्वी विस्तार का है हिंडन नदी के तट तक, और फिर दक्षिणी विस्तार प्रवरा नदी के तट तक। इस एरिया के क्षेत्रफल को क्या कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इतने एरिया के बीच में फैली हुई थी। देखिए सबसे ज्यादा जो क्षेत्र देखने को मिलेंगे आपको वो गुजरात में, सबसे ज्यादा स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो मिले हैं वो कहाँ, वो तो मेनली गुजरात में मिले हैं, ठीक है। चलिए तो फिर आगे हम देखते हैं इसके स्थलों के बारे में। देखिए और इसके बाद जिसे देखिए सिंधु सभ्यता के जो शहर थे उसमें से पहला शहर के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी जो सिंधु सभ्यता का जो पहली खुदाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो हुआ था हड़प्पा में, ठीक है। तो हड़प्पा में कितने सन में खुदाई हुआ, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई। लेकिन खुदाई किसने की, तो खुदाई करने वाला कौन था, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई की थी, ठीक है। और कितने सन में, तो 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी की सभ्यता की जो पहली खुदाई थी वो क्या थी, हड़प्पा से ही हुई थी, ठीक है। इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। यानी जब कहेगा कि सिंधु सभ्यता को किसी और सभ्यता के नाम से जानते हैं वो क्या है, तो क्या है, हड़प्पा की सभ्यता। और ये किस नदी से खुदाई, जो ये किस नदी के तट के किनारे था, तो ये क्या था, रावी नदी, रावी नदी के तट के किनारे से था। और ये जो हड़प्पा है वो कहाँ पड़ता है इस समय, तो इस समय क्या ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। रावी नदी के तट से इसकी खुदाई चालू हुई, ठीक है। और इसमें यानी जब हड़प्पा सभ्यता के जब हड़प्पा का खुदाई हुआ तो हड़प्पा में जितनी भी सामग्रियाँ निकली वो क्या थी, कौन कौन वस्तुएं थी जिनके बारे में जिनकी खुदाई के बाद वो हमें मिले हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, हड़प्पा से देखिए पहला क्या मिला, तो कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक आप लोगों ने देखा होगा, जो जिसपे वो क्या होता है, कुम्हार जो बनाता है घड़ा बनाता है, नहीं बनाता, कुच्चड़ बनाते हैं ना उस पर, तो जो घड़ा बनाते हैं वो क्या होता है, कुम्हार का चाक। यानी कुम्हार का चाक आपसे पूछेगा कि किस समय मिला था, तो वो क्या बोलेंगे कि क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था, ठीक है। और कब, हड़प्पा, या पूछेगा कि हड़प्पा से कुम्हार का चाक कहाँ से मिला था, तो क्या कहेंगे, हड़प्पा से मिला था कुम्हार का चाक। और देखिए श्रमिक आवास, ठीक है। और दूसरा क्या मिला वहाँ से, हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो वहाँ से दूसरा मिला श्रमिक आवास। और क्या मिला वहाँ से अन्नागार। देखिए अन्नागार जो है ये बड़ा वाला अन्नागार, इसके बाद आएगा मोहनजोदड़ो, वहाँ से मिला है। लेकिन अन्नागार यहाँ पे भी हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन ये छोटा था, ठीक है। और इसके बाद क्या नाम, श्रमिक आवास कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। मातृ देवी की मूर्ति, यानी जिस देवी की ये लोग पूजा करते थे हड़प्पा वासी, उसमें क्या थी, यहाँ से क्या मिला, तो वहाँ से हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो हड़प्पा से। और लकड़ी की ओखली, यानी यहाँ पे बता रहा है कि ये लोग लकड़ी का प्रयोग करना भी जानते थे, यानी लकड़ी की ओखली कहाँ से मिली, तो कहाँ से मिली, हड़प्पा से। और लकड़ी का ताबूत भी हड़प्पा से मिला है। और RH-37 कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान है जिसका नाम RH-37 है, वो कहाँ से मिला,
तो वो भी हड़प्पा से मिला। और स्वास्तिक का चिन्ह देखे होंगे आप, ये चिन्ह, इस चिन्ह को सभी लोग देखे होंगे, शुभ लाभ लिखा होता है तो वहाँ बना होता है। देखिए ये क्या है, स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो कब कहाँ से मिला है, तो ये भी हड़प्पा की खुदाई जब हुई वहीं से मिला है। ठीक है, हाथी का कपाल, यानी एक हाथी है, हाथी के मरने के बाद का इसका जो अवशेष मिला है वो क्या मिला है, हाथी का कपाल। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोगों का धन्यवाद। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे जो भी साथी नए जुड़े हैं तो वो उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या है कि जो भी हमारे नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।